नमस्कार सभी को। लोकोमोशन एंड मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप और हम लोग चलन और गति के उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो विभिन्न स्टेट में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर नीट एग्जाम में क्वेश्चंस किए गए। सिर्फ मसल्स के क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा यहाँ करेंगे। फिर मसल्स के बाद इसके बाद मुख्य रूप से जो चर्चा होगी वो बोन्स के ऊपर होगी। किसके ऊपर होगी? बोन्स के ऊपर होगी। तो देखें, सबसे पहले आप और हम लोग देखते हैं कि मसल्स विथ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रिएशन एंड इनवॉलेंट्री आर। ऐसी कौन, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मसल्स कितने प्रकार की होती हैं। मसल्स कितने प्रकार की होती, तो मसल्स मैंने 3 प्रकार के बता के आया था। स्केलेटल मसल्स, विशरल मसल्स और कार्डियक मसल्स। मतलब ये पाए जाने के आधार पर जो थी, जैसे स्केलेटल मसल्स क्यों कहा गया इनको? क्योंकि ये स्केलेटल से जुड़ी हुई रहती थी, इस वजह से स्केलेटल मसल्स नाम दिया गया। विशरल मसल्स क्यों कहा गया? क्योंकि ये विशरल ऑर्गन में पाई जाती थी। और कार्डियक मसल्स क्यों कहा गया? क्योंकि ये हृदय में पाई जाती थी, हार्ट में पाई जाती थी, इस वजह से इनको कहा जाता है। तो जो स्केलेटल मसल्स होती है उसमें एक्टिन मायोसिन प्रोटीन के मायोफाइब्रल्स पाए जाते हैं। यह व्यवस्थित रूप से पाए जाते हैं, इस वजह से इसको स्ट्रेटेड मसल्स कहा जाता है। और ये अपनी इच्छा के अनुरूप वॉलेंट्री फंक्शन करती है। आप और हम लोग जैसे ये जो ऑर्गन मुख्य रूप से अपनी इच्छा के अधीन कार्य करते हैं उनको वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। तो चूंकि स्केलेटल जो मसल्स है वह अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करती है, इस वजह से इसको वॉलेंट्री मसल्स कहा गया। लेकिन विसरल जो मसल्स है, जो विसरल ऑर्गन में पाई जाती है, जिसको स्मूथ मसल्स कहा जा रहा है, ये अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करती है। यह अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करती, इस वजह से इसको इनवॉलेंट्री मसल्स कह दिया गया। अब कार्डियक मसल्स फिर कौन सी होती है? कार्डियक मसल्स नेचर में स्ट्रक्चरली जो रहती है वो स्ट्रेटेड होती हैं, यानी एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के जो बैंड होते हैं वह व्यवस्थित रूप से पाए जाते हैं। ये प्रोटीन व्यवस्थित रूप से पाई जाती है। लेकिन हार्ट जो है वह अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करता। हार्ट अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करता, इस वजह से मुख्य रूप से इसको इस इनवॉलेंट्री मसल्स के अंतर्गत रखा गया। तो स्वाभाविक है यहाँ वही पूछा गया है कि ऐसी मसल्स कौन सी है जो स्ट्रेटेड हो और इनवॉलेंट्री हो। तो कौन सी मसल्स? कार्डियक मसल्स। यहां आंसर आप क्या देंगे? कार्डियक मसल्स। लिगामेंट्स जॉइंट्स आर, देखिए 2 चीजें होती हैं। एक तो लिगामेंट होते हैं, लिगामेंट होते हैं और दूसरे टेंडन होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए। देखिए लिगामेंट जो होते हैं वह बोन टू बोन को जोड़ते हैं। लिगामेंट जो होते हैं वह बोन टू बोन, यानी कि अपन यहां बोन टू बोन कह रहे हैं तो BLB कह दो, यानी बोन लिगामेंट बोन, यानी कि लिगामेंट बोन से बोन को जोड़ने का कार्य करते हैं। लिगामेंट बोन से बोन को जोड़ने का कार्य करते हैं। और टेंडन जो स्ट्रक्चर होती है वह मसल्स टू बोन, यानी कि मसल्स टेंडन बोन, मसल्स टेंडन बोन, इस तरीके से याद करिए। BLB यानी लिगामेंट्स हो गए, BTB MTB मुख्य रूप से क्या हो गया? टेंडन हो गए। इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। वैसे ध्यान क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन रहता है तो बच्चा स्टूडेंट भूल जाता है ज्यादातर, तो इस वजह से मैंने ये सीक्वेंस बना दिया। BLB यानी बोन को बोन से जोड़ने वाली स्ट्रक्चर जो है वह लिगामेंट्स कहलाती है, और जो मसल्स को बोन से जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर होती है वह टेंडन कहलाती है। तो यहाँ क्वेश्चंस क्या पूछा गया अपना? लिगामेंट्स जॉइंट्स आर। लिगामेंट जॉइंट्स मतलब लिगामेंट किनको जोड़ता है? तो बोन टू बोन, ठीक है। फिर द मसल्स फैटिग इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, मसल्स पेशियों में जो दर्द होता है, सभी के दर्द होता है, आप लोगों ने देखा, और जिसने नहीं देखा हो आज तक वह अभी तुरंत दर्द का एहसास महसूस कर ले कि किसी भी बॉडी ऑर्गन को तेजी से फंक्शन करा ले, किसी भी बॉडी ऑर्गन को तेजी से फंक्शन करा ले, या आप 4 चक्कर काट लें अपनी छत के या कहीं के भी, तो मुख्य रूप से आपको दर्द होने लगेगा। क्या होने लगेगा? दर्द होने। तो उसको पेशी थकावट कहा जाता है।
तो यह किस कारण से होता है भाई? देखिए सुनिए, पेशी थकावट किस कारण से होती है कि जब व्यक्ति दौड़ता है, व्यक्ति के पीछे नहीं दौड़े तो आप तो कुत्ता लगा दो, छोड़ दो, और फिर देखो वो दौड़ता चला जाएगा, दौड़ता चला जाएगा, दौड़ता चला जाएगा। कुत्ता जब तक दौड़ रहा है उसके पीछे वो दौड़ रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है वो दौड़ रहा है, तो ये दौड़ता चला जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसकी ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी, तो फिर क्या करेगा? वह दौड़ना बंद कर देगा? नहीं, क्योंकि डर है, नहीं तो उसका कुत्ता काट लेगा। तो फिर जो मुख्य रूप से एनएरोबिक रूप से, भाई जब ऑक्सीजन खत्म हो गई तो यानी कि इसको एनर्जी मिलना बंद हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में फूड का ऑक्सीडेशन होता है जिसके फलस्वरूप एनर्जी प्रोवाइड होती है। अब ऐसा तो है नहीं है कि कुत्ता मतलब दौड़ रहा है, वह व्यक्ति मतलब बंद कर दे दौड़ना। तो क्या होता है, वहां दूसरे डायरेक्शन से, एरोबिक डायरेक्शन से एनर्जी लेता है और थोड़ा बहुत मुख्य रूप से एनर्जी मिलती है, लेकिन वह काम चला लेता है दौड़ के। कहीं दीवार मिल गई तो छुप जाएगा। फिर क्या होगा? स्वाभाविक है कि तो उस दौरान क्या होता है, लेकिन पेशियों में थकावट आ जाती है, मसल्स फैटिग कंडीशन होती है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान कर लीजिए, आपको पीछे मतलब वीडियो देख लीजिए एनारोबिक वाले, तो उसमें क्लियर सीधे सीधे बताया गया कि लैक्टिक एसिड या एल्कोहल का जमाव होता है। अपनी पेशियां भी मुख्य रूप से मसल्स भी इन कंडीशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर सकती हैं। रेस्पिरेशन की चैप्टर की वीडियो लगाइए आप, उसमें क्लियर बताया गया कि अपनी मसल्स भी इन कंडीशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर सकती है, लेकिन उस दौरान आपके एथिल एल्कोहल नहीं बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। तो मसल्स फाइबर के बीच में, मायोफाइब्रस के बीच में ये लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण मुख्य रूप से ये एक्टिन मायोसिन के तंतु एक दूसरे ऊपर फिसल नहीं पाते, स्लाइडिंग नहीं कर पाते, मैकेनिज्म नहीं कर पाते, जिस कारण से पेशियां फिसलेंगी नहीं एक दूसरे के ऊपर, और आप और हम लोग जबरदस्ती करना चाहते तो वहां दर्द होने लगता है, दर्द होने लगता। तो ये दर्द किस कारण से मुख्य रूप से हुआ? पेशियों के फिसलाने के कारण से हुआ। पेशियां क्यों नहीं फिसलना चाह रही थी? क्योंकि लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो गया था, एक्यूमुलेशन हो गया था, इस कारण से। तो यहां क्या कह सकते? द मसल्स फैटिग ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, मतलब पेशियों में किसके जमाव के कारण थकावट आ जाती है, पेशियों में किसके जमाव के कारण थकावट आ जाती है। तो यहां आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण मुख्य रूप से थकावट आ जाती है। द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ऑफ ए मसल्स, देखिए आप वीडियो उठा के देख लीजिए। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन या फिर उसका मॉलिक्यूलर कंपोनेंट ऑफ मायोफाइब्रस में बता के आया, केमिकल नेचर ऑफ मायोफाइब्रस, उसमें सीधी सीधी बताई थी एक्टिन मायोसिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन के बीच बीच में मुख्य रूप से ये कहा जाए, चारों तरफ लिपटे हुए मुख्य रूप से ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन थी, और उन्हीं स्थानों पर मुख्य रूप से ट्रोपोनिन प्रोटीन थी। तो 4 प्रकार की प्रोटीन बताई, लेकिन इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सी है? कॉन्ट्रैक्टाइल यानी कि जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है, तो सिर्फ एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन ही मसल्स को हेल्प करती हैं। तो ये 2 प्रोटीन ही क्या कहलाती हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहलाती हैं। तो यहां आप लिख लीजिए। चलिए जगह मैं ऊपर से लिखना शुरू कर रहा हूं, यहां से एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। द स्लाइडिंग थ्योरी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन वाज गिवन बाई, भाई जो ये जो थ्योरी थी या मैकेनिज्म ऑफ मसल्स, तो ये थ्योरी सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? तो एएफ एक्सले और एच ई एक्सले नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रस्तुत की थी। इनके साथ साथ सहयोगी रूप में आर नीडर ग्रीक और जीन मैनसन वैज्ञानिक थे, इन्होंने मुख्य रूप से प्रस्तुत की थी। अब आपको जो वैज्ञानिक मिल जाए, या आपको जो वैज्ञानिक मिल जाए, या तो वहां दिया होगा हक्सले ब्रदर, हक्सले बंधु दिया होगा, एएफ हक्सले और एच ई हक्सले, और एएफ हक्सले के साथ आर नीडर ग्रीक दिया होगा और एच ई हक्सले के साथ जीन मैनसन दिया होगा, या किसी के साथ, मतलब हक्सले बंधुओं ने मुख्य रूप से स्लाइडिंग थ्योरी बताई थी। यदि ये दोनों नहीं दिए तो जीन मैनसन दिया तो वो भी लगा देंगे, आर नीडर ग्रीक दिया तो वह भी मुख्य रूप से लगा देंगे, ठीक है। तो ये यहां हक्सले ब्रदर्स लिख सकते हैं, तो लिख दूं एच ई हक्सले एंड एएफ हक्सले। स्प्रेन इज ड्यू टू
एक्सेसिव पुलिंग ऑफ, दर्द होता है किनके खिंचाव के कारण, अत्यधिक खिंचाव के कारण दर्द होता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि पेशियों को अत्यधिक मुख्य रूप से फंक्शन कराएंगे तो लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन के कारण मुख्य रूप से होता था, लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण मुख्य रूप से होता था। लेकिन यहां पूछा गया स्प्रेन, स्प्रेन मतलब होता है दर्द। तो ये दर्द जो हुआ, इस फैटिग्यू मतलब होता है थकावट, थकावट का आना चीज अलग होता है, दर्द चीज अलग होता है। इज ड्यू टू एक्सेसिव पुलिंग ऑफ, मतलब किसके अत्यधिक खींचने पर। सामान्य तौर पर अपन चल रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, इस प्रकार से कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से किसी चीज को अत्यधिक खींचा जाए तो वह मुख्य रूप से दर्द उत्पन्न करेगी। तो ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जिसके अत्यधिक खिंचाव के कारण मुख्य रूप से दर्द होता है? तो स्वाभाविक है कि लिगामेंट्स, बोन टू बोन को जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर होती है वह लिगामेंट्स होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अपन चल रहे हैं, चलते समय मुख्य रूप से क्या हो, कहीं गड्ढा आ जाए, अपन सामने देखते चले जा रहे हैं, फोन से भैया स्टाइलिश में बात करते हुए चले जा रहे हैं और सीधे सीधे क्या होता है, तो पेंट ऐसे होता है। तो वहां क्या होता है कि इस जगह की मुख्य रूप से जो लिगामेंट्स होते हैं वो अत्यधिक खिंच जाते हैं। तो उनमें मुख्य रूप से खिंचने के कारण वहां लिगामेंट्स टूट भी जाते हैं, थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं। यदि बहुत अत्यधिक वो अंतर पड़ गया तो मुख्य रूप से क्या होगी, बोन वहां से डिस्प्लेस हो जाएगी, बोन हट जाएगी। लेकिन डिस्प्लेस इसमें नहीं बताया जा रहा है, यहां से बताया जा रहा है स्प्रेन। तो लिगामेंट्स के अत्यधिक खिंचाव के कारण मुख्य रूप से क्या होता है, स्प्रेन कंडीशन उत्पन्न होती है। लिगामेंट्स के अत्यधिक खिंचाव के कारण स्प्रेन कंडीशन उत्पन्न होती है। तो यहाँ जगह नहीं है, जो आप लिख लीजिए लिगामेंट्स। अब ये पता होना चाहिए लिगामेंट्स किसको जोड़ने की कार्य करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, इससे ध्यान रखना। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन? देखिए मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान यानी पेशी संकुचन के दौरान एनर्जी का मुख्य स्रोत क्या होता है? पेशी संकुचन के दौरान एनर्जी का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो ये आपको पता है एनर्जी कहां से मिलती है, फूड के ऑक्सीडेशन, यानी फूड यानी कि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप एटीपी मिलती है। इस एटीपी के कारण ही मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, पहली बात। अब एटीपी नहीं है तो मुख्य रूप से क्या होता है, ग्लाइकोजन जो लिवर में और मसल्स में मुख्य रूप से स्टोर होता है, लिवर और मसल्स में स्टोर होता है। तो इस ग्लाइकोजन की सहायता से मुख्य रूप से पेशियां कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं। तो यहां आप लिख देंगे ग्लाइकोजन। तो लिख दीजिए व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, पेशी संकुचन के दौरान मुख्य स्रोत कौन सा है एनर्जी का? तो यहां आप लिखें ग्लाइकोजन। यह ग्लाइकोजन लिवर और मसल्स में स्टोर रहता है। यह कहां स्टोर रहता है? लिवर और मसल्स में। कार्डियक मसल्स डिफर फ्रॉम स्केलेटल मसल्स बिकॉज, देखिए कार्डियक पेशी, हृदय पेशी, इसका मतलब क्या होता है, कार्डियक पेशी का मतलब हृदय पेशी, स्केलेटल पेशी से क्यों अंतर है? कार्डियक मसल्स यानी हृदय पेशी और स्केलेटल मसल्स के क्यों अंतर है? तो सीधे सीधे ये कह दिया जाए, कार्डियक पेशी में मुख्य रूप से इनवॉलेंट्री नेचर की होती, जबकि वो वॉलेंट्री नेचर की होती है स्केलेटल मसल्स। तो आप लिख सकते हैं यहां क्या लिख दें, कार्डियक मसल्स डिफर फ्रॉम स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स बिकॉज, यहां लिखिए चलिए, स्ट्रिएटेड एंड इनवॉलेंट्री, या आप स्ट्रिएटेड अकेला, इनवॉलेंट्री लिख देंगे अकेला तो उससे भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक है कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स जो होती है, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स होती है, उनकी स्ट्रक्चर एक जैसी होती है। बस अंतर क्या होता है कि आपकी जो एनसीईआरटी बुक कह रही है, कई बुक्स तो ये कहती हैं कि स्ट्रिएटेड मसल्स जो हैं वह मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, जब ये स्केलेटल मसल्स ही, ये स्ट्रिएटेड मसल्स ही कार्डियक मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स होती हैं, तो वह भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होना चाहिए। लेकिन क्या है, सीधे सीधे आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है वह मुख्य रूप से सीधे सीधे इनको यूनि न्यूक्लिएटेड बताती, जबकि कई बुक्स जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड कह रही हैं। तो चूंकि आप और हम लोग प्रेजेंट में किसकी स्टडी करना चाह रहे हैं, सीधे सीधे
एनसीईआरटी बुक की, तो आपको एनसीईआरटी का ही सही मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका नीट तक का एग्जाम जो होता है वह एनसीईआरटी में दिए गए आंसर को ही सही मानता है। ये बात एक अलग है, फिर 2 साल बाद वह आंसर बदल जाए तो उसमें फिर कोई अंतर नहीं है। क्या उस समय जो माना जाएगा एनसीईआरटी में वही राइट माना जाएगा? तो स्वाभाविक है कि ये मल्टी न्यूक्लियोटाइड, लेकिन ये यूनि न्यूक्लियोटाइड बताती है। पहली बात तो ये, तो स्वाभाविक है, एक तो अंतर ये। दूसरा, मुख्य रूप से जो स्केलेटल मसल्स होती है वो वॉलेंट्री होती है, और जो ये मसल्स होती हैं, कौन सी मसल्स पे क्वेश्चन चल रहा है अपना? कार्डियक मसल्स, यह इनवॉलेंट्री नेचर की होती हैं। यदि हृदय की पेशियां अपने नियंत्रण में कार्य कर रही होती तो आज मैं अपने पिताजी से जहाज भी मंगा सकता था। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक है कि उनको अपने पुत्र से इतना मोह है कि भैया पुत्र कहीं को मर ना ले, कहीं कुछ ना कर ले। तो इस वजह से तो भैया क्या होता है कि सांस रोक के 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके, भैया वो मरने वाले घर वाले क्या देखते हैं कि नाक से हवा आ रही है कि नहीं, तो वो तो हवा आएगी नहीं, कोई सांस रोक लिए। तो स्वाभाविक है कि सीधे सीधे ये कहा जाता है स्टेटेड एंड इनवॉलेंट्री नेचर में मुख्य रूप से ये अंतर पाया जाता है। कार्डियक मसल्स डिफर फ्रॉम स्केलेटल। हृदय की जो पेशियां होती हैं वो स्केलेटल मसल्स से क्यों अंतर होती है? स्टेटेड एंड इनवॉलेंट्री। आप यदि आप कहो नहीं सर हम तो इनवॉलेंट्री लिखेंगे, तो मैं मना नहीं करूंगा। अब ये वहां आंसर में क्या दिया हुआ है, वहां आंसर में क्या दिया हुआ वह चीज यहां आपको लिखनी होगी विशेष तौर पर, क्योंकि हृदय की पेशियों की जो संरचना होती है वो स्टेटेड एंड इनवॉलेंट्री होती है। नेचर जो होता है वो मुख्य रूप से यही होता है। ठीक है, अब आपका लिखना है द एटीपेज एंजाइम नेसेसरी फॉर muscular contraction is found in the ATPase enzyme necessary for muscular contraction is found in। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन यानी पेशी संकुचन के लिए जो आवश्यक एंजाइम होता है वह कहाँ पाया जाता है। आपको यदि ध्यान होगा तो मुख्य रूप से मैं पेशी संकुचन पीछे पढ़ा के आया हूं, तो सीधे सीधे मैंने इस प्रकार की स्ट्रक्चर बताई रखी है कि आपको सीधी सीधी ये स्ट्रक्चर बता रखी है। देखिए ये वाले जो स्थान होते हैं हेड, ये हेड वाले ये जो स्थान है, यह मुख्य रूप से यहाँ एक प्रोटीन पाई जाती है। मायोसिन की स्ट्रक्चर है, क्या है कि मायोसिन की स्ट्रक्चर है। आप देख लीजिए अच्छे ढंग से कौन सी वीडियो देखना पड़ेगा आपको, लेकिन वीडियो आपको देखनी पड़ेगी कि मतलब मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मायोफाइब्रिल्स वाली, तो उठा के देख लीजिए। तो ये जो है ये एटीपी यहाँ से प्राप्त होती है, एटीपी एंजाइम। तो स्वाभाविक है मायोसिन के हेड पर मुख्य रूप से पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मायोसिन के हेड पर। तो क्वेश्चन अपना क्या है, देखिए द एटीपी एंजाइम नेसेसरी फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इज फाउंड इन, मतलब पेशी संकुचन के लिए, पेशी संकुचन के लिए एटीपी एंजाइम आवश्यक होता है, वह कहाँ पाया जाता है, वह कहाँ पाया जाता है? तो आप कहाँ लिख सकते हैं, वह जो एंजाइम है वह एंजाइम मायोसिन के हेड पर पाया जाता है, मायोसिन के हेड पर पाया जाता है। देख लीजिए यहाँ क्लियर मुख्य रूप से मैंने आपको बताया हुआ है। फिर अब यहाँ आंसर लिख सकते हैं मायोसिन, मायोसिन वॉलेंट्री मसल्स आर, वॉलेंट्री मसल्स आर। देखिए वॉलेंट्री मसल्स कैसी होती है, अभी मैंने बता के आया था, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। कौन सी होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड मुख्य रूप से आपको सिंसाइटियम बताया था और सीनोसाइट बताया था। तो ये जो वॉलेंट्री मसल्स होती है सिंसाइटियम नेचर की होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड तो है लेकिन सिंसाइटियम नेचर का अलग होता है, सीनोसाइट नेचर अलग होता है। आप पीछे देखेंगे तब पढ़ेंगे। तो यहां लिख दीजिए वॉलेंट्री मसल्स आर मल्टी टेड, इसके साथ साथ आपको सिंसाइटियम सिंसाइटियम ये भी मुख्य रूप से लिखना पड़ेगा। सिंसाइटियम आपको पता होना चाहिए, सिनोसाइट्स पता होना चाहिए। इन दोनों का मतलब होता है बहुकोश
बहुकेंद्रकीय कोशिका, यानी कि एक कोशिका में बहुत सारे केंद्रक का पाया जाना, एक कोशिका में बहुत सारे केंद्रक का पाया जाना मुख्य रूप से सिंसाइटियम या सिनोसाइट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंसाइटियम या लेकिन दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों चीजें मुख्य रूप से अलग अलग हैं कि सिंसाइटियम में जो आपकी कंडीशन बताई जाती है कि उसमें मुख्य रूप से सीधे सीधे केंद्र, एक कोशिका में केंद्रक कई बार कई कोशिकाएं मिलकर, एम्ब्रियो लेवल की कई कोशिकाएं मिलकर मुख्य रूप से एक बहुकेंद्रकीय कोशिका बनाती है। बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं आपस में मिल गई तो उन कोशिकाओं के केंद्रक साइटोप्लाज्म में आ गए और एक बड़ी कोशिका का निर्माण हो गया। तो हृदय पेशी जो मतलब आपके वॉलेंट्री मसल्स जो हैं वह इसी नेचर की होती हैं, और सिनोसाइट्स उस कंडीशन को सिंसाइटियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंसाइटियम के नेचर से जाना जाता है। दूसरी कंडीशन मुख्य रूप से कौन सी होती है? सिनोसाइट। तो सिनोसाइट्स में क्या होता है? एक कोशिका के अंदर का जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वह डिवाइड होता है, कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस होती है, जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से एक कोशिका के अंदर केंद्रक की संख्या बढ़ जाती है। वहां साइटोकाइनेसिस प्रोसेस नहीं होती है। तो ये ध्यान में रख लेना। ये भी पूछा जा सकता है कि मल्टी न्यूक्लियोटाइड तो है ये स्केलेटल मसल्स, लेकिन वो कौन से उसमें अंतर्गत आती? तो वह किसके अंतर्गत आती है? सीधे सीधे आपके क्या बतानी पड़ेगी? वह मसल्स किसके अंतर्गत आ रही है? वह सिंसाइटियम के अंतर्गत मुख्य रूप से आ रही ही है। तो ये हो गया। मायोग्लोबिन स्टोर, मायोग्लोबिन कहाँ स्टोर होता है? रेड मसल्स में। मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? रेड मसल्स में। तो यहां आपको क्या लिखना है? रेड मसल्स में। ठीक है, ये पहले लिख दीजिए। विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ मसल्स? देखिए कौन सा एलिमेंट्स जो है वह मुख्य रूप से मसल्स पेशी संकुचन के लिए आवश्यक है। वह कौन सा एलिमेंट्स है, कौन सा तत्व है जो पेशी संकुचन के लिए आवश्यक होता है? मेरे भाइयों, आपको सीधे सीधे मैं बता चुका हूं। क्या आपको यदि ध्यान होगा, देखिए ध्यान होगा, थोड़ी सी यदि वीडियो देख रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, तो सीधे सीधे मुख्य रूप से सार्कोलेमा मैंने बताया था। ये क्या है? एक मसल्स सेल है। इस मसल्स सेल में ये क्या मैंने स्ट्रक्चर बताई थी? टी ट्यूब्यूल्स। टी ट्यूब्यूल्स के पास में मुख्य रूप से कुछ स्ट्रक्चर मैंने बताई हैं जिनको क्या कहा गया था? सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी काय की होती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी 3 स्ट्रक्चर मैंने बताई थी आपको। कौन? सिस्टर्नी होती हैं, ट्यूब्यूल्स होती हैं और वेसिकल होती हैं। तो यहाँ जो सिस्टर्नी होती है, उस सिस्टर्नी में कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। जैसे मुख्य रूप से सोडियम चैनल ओपन होते हैं, सोडियम आयन मुख्य रूप से यहाँ से निकलते हैं, बाहर से अंदर आते हैं मसल सेल्स के अंदर। तो इनके आने पर मुख्य रूप से इनसे कैल्शियम आयन रिलीज होता है, जिसके कारण क्या होता है? सीधे सीधे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन प्रारंभ होता है। और ये कैल्शियम आयन कहाँ प्रवेश कर जाते हैं? मायोफाइब्रिल्स के अंदर। ये पूरी आप देख लीजिए, वहां स्लाइडिंग थ्योरी देख लीजिए, मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है ना? तो यहां आप लिख दीजिए कैल्शियम आयन, यानी कि कौन सा तत्व आवश्यक है, कौन सा एलिमेंट्स आवश्यक है? कैल्शियम आयन मुख्य रूप से आवश्यक होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवॉर्म। आप बिल्कुल अच्छे ढंग से कर लें कि जैसे मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एक्सिटी ऑर्गन और लोकोमोटरी ऑर्गन चैप्टर के हिसाब से बताया जाता है। यहाँ चूंकि लोकोमोशन है, मूवमेंट है, तो मैंने आपको सभी इनवर्टिब्रेट्स के, वर्टिब्रेट्स के तो आप लोग लगभग पहचान लेते हैं। यदि कोई फिश के पूछेगा तो आप बता दोगे फिन्स पाए जाते हैं, मेढक के पूछोगे तो आप बता दोगे पैर पाए जाते हैं, क्या अपने पूछोगे तो बता दोगे पैर पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, चूंकि आप लोगों ने नहीं देखे तो इनको पहचानना बहुत कठिन होता है। तो इस वजह से नेम द लोकोमोटिव ऑर्गन ऑफ अर्थवॉर्म, सीटी। कौन सी स्ट्रक्चर? एस शेप की इनकी वेंट्रल सरफेस पर स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिनको सीटी कहते हैं, जो इनके लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं। तो वहां लिख दीजिए सीटी अर्थवॉर्म के। यदि कोई चलन पूछता है तो क्या बताओगे? सीटी, सीटी एस शेप के सीटी। विच हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया, रेड और व्हाइट मसल्स। देखिए अभी मैं यहाँ पीछे बता के आया था कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अत्यधिक पाए जाते हैं? रेड मसल्स में पाए जाते हैं कि व्हाइट मसल्स में पाए जाते हैं? यदि ये कोई पूछ ले मायोग्लोबिन रेड मसल्स में अधिक पाए जाते हैं कि व्हाइट मसल्स में पाए जाते हैं, तो विशेष ध्यान रखना बोथ आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड रेड मायोग्लोबिन
रेड मसल्स में अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं, अत्यधिक मात्रा में मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाए जाते हैं? रेड मसल्स। तो लिख दीजिए, यहां जगह है वहां तो मैं लिख देता हूं बच्चे, जगह नहीं वहां आपसे कह देता हूं रेड मसल्स। तो ध्यान रख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया और मायोग्लोबिन रेड मसल्स में अत्यधिक पाए जाते हैं। नेम द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ अमीबा। देखिए फिर से आ गया, नेम द लोकोमोटरी। अमीबा के चलन अंग क्या होते हैं? अमीबा के चलन अंग सीडोपोडिया होते हैं। क्या होते हैं? सीडोपोडिया। ये सीडोपोडिया, ये चूंकि यूनिसेलुलर एनिमल है तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बॉडी सरफेस जो होती है वही मुख्य रूप से जिस साइड इसको मूवमेंट करना होता है तो झूठे पैर बना लेती है। ये बिगड़ते रहते बनते रहते झूठे पैर बना लेते जिनको सीडोपोडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीडोपोडिया के नाम से जाना जाता है। तो लिख लीजिए वहां सीडोपोडिया। नेम द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ अमीबा, सीडोपोडिया। सीडोपोडिया कूटपाद, हिंदी में कहते हैं कूटपाद चलन अंग होते हैं। या यदि कूटपाद नहीं दिया, सीडोपोडिया नहीं दिया तो निश्चित बॉडी सरफेस दिया होगा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया होगा। क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही ये बनते बिगड़ते रहते हैं। राइट द नेम ऑफ टिश्यू दैट जॉइंट्स बॉन्ड टू मसल्स। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दे दिया। क्या? कितना अच्छा मुख्य रूप से यहाँ क्वेश्चन दे दिया कि अभी मैं आपको पढ़ा के आ चुका हूं कि बोन को मसल्स से जोड़ने वाली स्ट्रक्चर। बोन ये लिखिए, मसल्स ये लिखिए, बीच में आपको ध्यान क्या रखना है? BTM, या फिर ऐसे ध्यान रखना MTB, यानी मसल्स को बोन से जोड़ने वाली स्ट्रक्चर टेंडन होती है। मसल्स को बोन से जोड़ने वाली स्ट्रक्चर टेंडन होती है, लेकिन चूंकि यहां बोन पहले दिया इस वजह से मैंने बोन को मसल से जोड़ने वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? टेंडन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? टेंडन के नाम से जाना जाता है, जिससे ध्यान रखना। स्टडी ऑफ मसल्स इज, अरे भाई, पेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड, पेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मायोलॉजी। क्या कहा जाता है? मायोलॉजी कहा जाता है। ये आपको पहले मैं बता चुका हूं, तो ध्यान रखिए। तो यहां लिख दीजिए, जगह स्पेस अपने पास है तो यहां लिख सकते हैं मायोलॉजी। व्हाट इज सार्कोमियर? बिटवीन टू जेड लाइन्स आर कॉल्ड सार्कोमियर। दो जेड लाइन के बीच के जो स्पेस होता है उसको क्या कहा जाता है? सार्कोमियर कहते हैं। विशेष ध्यान रखें, सार्कोमियर कहा जाता है दो जेड लाइन के बीच के स्पेस को। इसकी कोई लेंथ पूछता है तो 2.5 म्यू बताएंगे। क्या बताएंगे? 2.5 म्यू। तो 2 जेड स्पेस बिटवीन 2 जेड लाइन, ऐसे लिखो, पूरा लिखो, स्पेस बिटवीन 2 जेड लाइन, स्पेस बिटवीन 2 जेड लाइन। क्लियर? व्हाट इज माइलीजिया? पेन इन द मसल्स। जब मसल्स में पेन होता है, कोई दर्द होता है, उसको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? माइलीजिया के नाम से जाना जाता है। तो लिख दें पेन इन द मसल्स। राइट द नेम ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताओ। भाई देखिए क्वेश्चंस को क्या पूछा है? न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताना है। तो न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या होता है? ACH, एसिटाइल कोलिन। क्या? एसिटाइल कोलिन, ACH लिख लीजिए। न्यूरोट्रांसमीटर का नाम देख लीजिए, एसिटाइल कोलिन, ACH। ठीक है? तो ये आपके मुख्य रूप से क्या, लोकोमोशन एंड मूवमेंट का जो मसल्स पार्ट है उस मसल्स पार्ट के मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। लगभग आपको सभी क्वेश्चंस इसमें कवर किए गए हैं, और यदि नहीं किए गए तो जो इनके अंतर्गत आए थे, जो समझाए गए, तो उनसे मुख्य रूप से क्वेश्चंस आपसे निश्चित तौर पर यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं में से पूछ लिया जाएगा। तो ले लीजिए इसका पूरा स्क्रीनशॉट।